अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने। और आज की कार्रवाई, अब तक की जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें बहुत अहम और काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA पर अदम एतमाद का इजहार किया है और ISI के आला अफसर को 22 मार्च को तलब कर लिया है। और आज अदालत में जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कुछ अहम बातें की हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत ये महसूस करती है कि FIA अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हो गई है। और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं, काका खेल साहब से, क्या आप चाहते हैं कि हम अस्करी इदारों से अब खिदमात हासिल करें। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में यकीनन पैसा तो नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है, उनकी शान है, उनकी इज़्ज़त है, उनका वक़ार है, जो हर शय से बढ़कर है। और उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर ज़ाहिर है कि दिलचस्पी और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नुमान बोदला साहब ने गफलत का मुज़ाहरा किया, इंतहाई गफलत का मुज़ाहरा किया, लिहाजा नुमान बोदला साहब को तहकीकाती टीम से निकाल दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि नुमान बोदला साहब को FIA से हटा भी दिया गया है और उनको तब्दील भी कर दिया गया है। लेकिन जो अहम तरीन बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह के लिए इस बात का एहसास करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सिर्फ पैसा ही हो, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला है। और अदालत ने इस मौके पर मुबैना तौर पर नबूवत का दावा करने वाले एक शख्स, जो ज़ाहिर है कि झूठी नबूवत है, नासिर सुल्तान, इसका नाम ECL में डालने का अदालत ने हुक्म दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया में जो कायनात की मुक़द्दस तरीन शख्सियात की बदतरीन गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जो सलमान शाहिद एडवोकेट साहब की जो पिटीशन है, उसमें बहुत सारी बातें आज हुई। और आज अफसार आलम साहब भी अदालत में मौजूद थे, जो पैमरा के चेयरमैन है, लेकिन उनका रवैया आज बहुत अदालत के लिए काबिल कदर था और उन्होंने भी बहुत उम्दगी के साथ जवाबात भी दिए और काफ़ी हद तक अदालत को मुतमईन किया। और आज अफसार आलम साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं जिसको मंजर आम पर लाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जैसे ही जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने नीले पीले चैनल का क्लिप दिखाया उनको सेल फ़ोन पर, तो उस पर अफसार आलम साहब ने इरशाद फरमाया कि हम पहले ही उनको नोटिस भेज चुके हैं, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या अब आपकी मौजूदगी में हम ये तवक्को करें कि इस तरह के मनाजिर अब नहीं दिखाए जाएंगे। तो अफसार आलम साहब ने कहा कि यकीन रखिए कि हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। एक और मौके पर अफसार आलम साहब ने एक बहुत और अच्छी बात कही और उन्होंने ये कहा कि रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ भी आप एक ज़ाब्ते अखलाक हमें बना दें, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी कार्रवाई करें और इस मसले को आगे बढ़ाएँ। तो जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस रातें खेल तमाशे के लिए नहीं है, और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आएगा हम इस मामले को भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम तरीन मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला है। इस मौके पर जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि हम कुछ एंकर्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे और हम नहीं चाहते कि इस मामले को मुतनाज़ बनाया जाए, जिस पर जनाब अफसार आलम साहब ने यह इरशाद फरमाया कि आप कहें या न कहें, लेकिन कोई भी एंकर अगर तौहीन अदालत करते हुए पाया गया तो पैमरा उसको नोटिस ज़रूर देगी। ये बहुत खुमात थे इस लिहाज से अदालत में कि जनाब अफसार आलम साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वो तमाम बातें की जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी और उन्होंने अदालत को मुतमईन किया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी मामलात आए। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये पूछा कि जो गुस्ताखाना मुहिम की निशानदही की गई थी उसके बारे में क्या हुआ, क्योंकि पिटिशन में ये भी कहा गया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, नाम बाकायदा लिए गए हैं, ये उस पिटिशन में लिखे गए हैं नाम, अहमद वक्कास गोराया, आसिम नसीर, अहमद रज़ा नसीर, आसिम सईद, डॉक्टर सलमान हैदर और दीगर लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये लोग कहाँ हैं, किधर हैं, FIA कहाँ पर मौजूद है, और ये भी कहा गया कि अगर पेशरफ्त हो रही है तो हमें बताया जाए। जिस पर जो कहानियाँ FIA के लोगों ने सुनाई, तो उस पर मैं कहानियों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरा नहीं है बल्कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का है, उन हमें कहानियाँ ना सुनाएं।
हम यहाँ कहानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ डेनमार्क का कानून नहीं चलेगा, यहाँ नॉर्वे का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर पाकिस्तान का कानून चलेगा। और हमारे जो साइबर क्राइम एक्ट है उसमें हमको 295C को शामिल करना पड़ेगा, ताकि हमें आप स्पेशल और जनरल लॉ ना पढ़ाएं। ये जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इरशाद फरमाया था, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कानूनी तकाज़े जो पूरे करने आप पूरे करें। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा सबसे आगे है, और जो कुछ भी हो रहा है इसकी ज़िम्मेदार वज़ारत IT भी है। ये आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इरशाद फरमाया। उन्होंने जनाब मज़हरुल हक़ काकखेल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके एक अफसर ने अदालत को गुमराह किया था और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि FIA के कानून में तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ दफ़ात मौजूद नहीं है। जिस बंदे ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की थी उसे आपने तहक़ीक़ाती टीम में शामिल किया हुआ है, और जिसने अदालत को गुमराह किया अदालत उस पर एतमाद नहीं कर सकती। ऐसे शख्स को किसी भी तहक़ीक़ाती अमल में शरीक नहीं किया जाना चाहिए। मेरे इल्म में भी ये बात नहीं थी, और मैं कल बोदला साहब के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा था मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं समझ रहा था शायद वो तहक़ीक़ात में शायद कारआमद साबित हो रहे हैं, लेकिन आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया कि नहीं, वो तो तहक़ीक़ात में रुकावट बन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब FIA के अफसर ने उनसे कहा और काकखेल साहब ने जवाब ये दिया तो उन्होंने कहा कि मामले के दो पहलू हैं, एक फ़ेसबुक से मुताल्लिक़ है और फ़ेसबुक के जवाब का हमें इंतज़ार है, दूसरा ये कि हम फ़ेसबुक के जवाब का इंतज़ार बग़ैर मुल्ज़िमान के तयन के लिए अपनी तहक़ीक़ात की हदूद हम मुतय्यन कर रहे हैं। अब तक 75 अफराद की निशानदेही हुई है जो इन गुस्ताखाना पेजेस को चलाते हैं, और इनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। और हमारे एक वकील हैं फ़र्रुख करीम कुरैशी साहब, जिन्होंने आलमी अदालत इंसाफ़ से रुजू किया है, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि अहम शवाहिद आलमी अदालत इंसाफ़ को भेज दिए गए हैं, और फ़र्रुख साहब उसका मुताला कर रहे हैं, उसके बाद कोई वो जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इंटरपोल का जिक्र किया तो शौकत सिद्दीकी साहब ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि हम कहानियों पर यकीन नहीं रखते, हमें ऐसी कहानियाँ मत सुनाएं कि एक बादशाह था, उसके 2 बच्चे मर गए, 5 भाग गए। हमें साफ लफ्ज़ों में बताएं कि वो लोग कौन हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। और एक लफ्ज़ बहुत अहम है कुछ लोगों के लिए, और वो कहा इनके सहूलतकार कौन हैं, इनके सहूलतकार कौन हैं, इनके जो माली मुआवनीन कौन हैं, कौन सी NGOs इनके पीछे हैं, कौन सी NGOs इनके पीछे हैं, हमें उनका नाम बताया जाए। इस पर डायरेक्टर FIA ने कहा कि हमें अभी तक कोई निशानदेही नहीं हुई है। तो फिर जस्टिस इस्तफसार किया, फिर किया क्या है आपने अभी तक? मैं आपको इसी कार्रवाई बता रहा हूँ कि ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि फिर किया क्या आपने अभी तक? डायरेक्टर FIA ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं, जब तक फ़ेसबुक हमें मालूमात नहीं देगा हम उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते। इस पर जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ये महसूस कर रही है कि FIA अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और FIA मुल्ज़िमान का तयन नहीं कर सकी है। FIA के DG कहाँ हैं अदालत में, और अदालत ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तहक़ीक़ात की सरपरस्ती करें। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग आप पर एतमाद छोड़कर अपने अस्करी इदारों पर एतमाद करें और उनकी खिदमत हासिल करें? डायरेक्टर FIA ने कहा कि कोई भी वेबसाइट पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है, हम सिर्फ फ़ेसबुक के बारे में ही बता सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हमें कुछ पता ना हो, हमें बहुत कुछ पता है, ऐसा ना कहें प्लीज़। इसमें बेशक पैसा नहीं है, लेकिन इसमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है। और इस मामले को इस लिहाज से देखिए, उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला अदालत में आ गया, अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको देख रहे हैं, वरना क्या आप चाहते हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि लोग कानून अपने हाथ में ले लें? अल्लाह का शुक्र है कि अब ये मामला अदालत में आ गया है। और ये भी सवाल उठा कि अगर कोई शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तौहीन रिसालत का, तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? जिस पर जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम उलमाए कराम से इस बारे में राय लेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले को छोड़िए, ये बताइए कि जो इल्ज़ामात हैं उनके बारे में क्या हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने जनाब अफसार आलम साहब को अपने ही सेल फ़ोन से कुछ मनाजिर दिखाए जो कि नीले पीले चैनल के एक मॉर्निंग शो के इंतहाई अखलाक बाख्ता, अखलाकियात से गिरे हुए घटिया तरीन मनाजिर थे। और जब वो मनाजिर उनको दिखाए तो अफसार आलम साहब से ये भी उन्होंने पूछा
कि हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें थीं, क्या ये सब कुछ आप अपनी बहन बेटी के साथ बैठकर देख सकते हैं, आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अफसार आलम साहब ने बताया कि बिल्कुल हम नहीं देख सकते, और हमने जैसे ही नशर हुआ उसी दिन हमने टेलीविज़न चैनल को नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि आप टीवी चैनल्स के साथ बहुत ज़्यादा नरमी कर रहे हैं, इसलिए कि माजी में भी आप मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे हैं और मुस्तकबिल में भी वाबस्ता हो सकते हैं। आपने अगर टीवी चैनल्स को आर्टिकल 19 और ज़ाब्ते अखलाक का पाबंद रखा होता तो अब तक कई टीवी चैनल्स के लाइसेंस मनसूख हो चुके होते। टीवी चैनल्स ख़बरों में अदाकारों के उठने बैठने, यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड्स के नाराज़ होने, उनकी तलखी, उनकी नाराज़गी की खबरें सुनाते हैं, बॉयफ्रेंड्स को हीरो बनाकर पेश करते हैं, लेकिन आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सब्र की कोई हद होती है। अगर किसी को पाकिस्तान के आइन से इत्तेफाक नहीं है तो इसमें तब्दीली के लिए अपनी मुहिम चलाए, आइन की खिलाफ वर्जी न करें, आर्टिकल 31 को पढ़ें कि हुकूमत की इस्लाम के हवाले से क्या जिम्मेदारियाँ हैं। क्या आर्टिकल 19 वाहिद आर्टिकल है कि जिस पर सबसे ज़्यादा कदगने हैं। आर्टिकल 19 पर सबसे पहली कदगन इस्लाम की अज़मत की है। टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले ड्रामे देखें, बूढ़ी ख़वातीन चीख रही हैं कि खुदा की कसम हम इन्हें नहीं देख सकते, नौजवान लड़कियां कैसे देखेंगी। चेयरमैन पेमरा ने वहाँ बहुत अच्छा जवाब दिया, जिस पर मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। जहाँ इख्तलाफ है वहाँ इख्तलाफ, लेकिन जहाँ हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमें उसमें कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जनाब अफसार आलम साहब ने वहाँ पर ये कहा कि आपका मुझसे उम्मीदों का वाबस्ता करना मेरे लिए एज़ाज़ की बात है और मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूँगा। मैं अपने माजी के हवाले से अल्लाह को जवाबदेह हूँ, और जब मैं ज़िम्मेदारी संभाल रहा था तो मैंने अंसार अब्बासी साहब को मैसेज किया कि मैंने ये ओहदा अपनी आखिरत के लिए कबूल किया है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखाया जाना चाहिए। हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा तमाम इंडियन चैनल्स को बंद किया, तमाम इंडियन ड्रामे बंद कर दिए। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उस पर ये रिमार्क्स दिए कि फहाशी चाहे इंडिया से आए, सऊदी अरब से आए, तुर्की से आए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हमारा अपना मुल्क है, अपना आइन है, हमारे अपने इक़दार हैं। पहले टेलीविज़न में ख़बर नशर होने से पहले हदीस मुबारक और कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल रहमहुमुल्लाह के अक़वाल नशर होते थे। अब ऐन ख़बरनामे के दौरान शीला की नौजवानी आ जाती है। कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौल है कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके जवानों को फहाशी की तरफ लगा दो। हम अपनी ज़िंदगी का अक्सर वक्त गुजार चुके हैं, आने वाली नस्लों के लिए ना छोड़ कर जाएँ। अल्लाह ताला हमें बार बार वार्निंग दे रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इनकी शान में बुलंद होने वाली आवाज़ों की वजह से हम अभी तक बचे हुए हैं। इनकी शान में बुलंद होने वाली आवाज़ों की वजह से हम अभी तक बचे हुए हैं। अमेरिका और इंडिया के आइन को हम क्यों फॉलो करें? चेयरमैन पेमरा ने कहा कि हमने जराइम के मुतालिक प्रोग्राम्स पर गुज़िश्ता रमज़ान से पाबंदी लगा दी है। रमज़ान की नशरियात से मुतालिक मुल्क भर से शिकायत आती हैं। रमज़ान की आमद है। मेरी दरख्वास्त है कि अदालत रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से भी हिदायत जारी करे। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि रमज़ान की मुक़द्दस रातें इबादत के लिए होती हैं, तमाशे लगाने के लिए नहीं होती। जब रमज़ान आएगा इस मामले को हम देखेंगे। मैं इस मौके पर चूँकि रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ, मैं अफसार आलम साहब को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को भी कि जो अदालत जो फ्रेमवर्क मुतय्यन करेगी, जो अदालत कोड ऑफ कॉन्डक्ट और चेयरमैन पेमरा और ये पेमरा हमें देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। क्योंकि जब अब सब लोगों ने अमल करने का ठान लिया है तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है। और सबसे पहले मैं इस मामले में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में सबसे आगे मैं होता हूँ। मैं ये सबसे पहले कहता हूँ, आज बहुत दिन अभी बाकी हैं। अल्लाह ताला पता नहीं ज़िंदगी तब तक है कि नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर रमज़ान ट्रांसमिशन हम करते हैं और बोल चैनल पर होगी इंशाअल्लाह, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब आप हमें देंगे, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमें अफसार आलम साहब देंगे, जो पेमरा हमें देगा, हम उस पर अमल करेंगे और उसके मुताबिक ही। क्योंकि आज ये बहुत अच्छी बातें हुई हैं और ये बहुत अक्रॉस द बोर्ड हुई हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जो बहुत अहम बात है, ये बताकर मैं वक्फे की तरफ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप टीवी चैनल्स पर होने वाले टॉक शोज ज़रा देखिए। इस पर बोल शुरू से चिल्ला रहा है, आमिर लियाकत हुसैन का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। शुरू से आपको क्लिप, आज हम क्लिपिंग दिखा रहे हैं, अब बहुत सारों ने दिखानी शुरू कर दी हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर रहे हैं, तो जो हम करते हैं उसके बाद दूसरे लोग शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टॉक शोज़ को भी ज़रा देखिए। जो कुछ टॉक शोज़ में हो रहा है वो साबित शुदा तौहीन अदालत है, साबित शुदा तौहीन अदालत है। उनका इशारा
3 एंकर्स की तरफ था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अदालत को गालियां दे रहे हैं। अगर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो लोग यहाँ से सीधे अडियाला जेल जाएंगे। ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के रिमार्क्स हैं कि वो सीधे यहाँ से अडियाला जेल जाएंगे, मगर चूँकि ये मामला बहुत मुक़द्दस है इसलिए हम इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसे एंकर्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे। और ना ही अदालत आपको ये कहती है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इस पर जनाब अफसार आलम का बहुत अच्छा जवाब था। मैं फिर एक मरतबा उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा आपने हुक्म नहीं दिया और ना ही आप हुक्म दे रहे हैं, मगर हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। अगर कोई टेलीविज़न चैनल तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर हाफिज़ मज़हर जावेद एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि एक शख्स है, उसका नाम नासिर सुल्तान है, उसने नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबूवत का दावा किया है और अपना कलमा भी बताया है। ये मलून इस्लामाबाद में मौजूद है, इसे पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि इसका नाम फौरी तौर पर ECL में डाला जाए और कानून के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि कोई कानून के ख़िलाफ़ ना जा सके। इस पर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने डायरेक्टर FIA और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि नासिर सुल्तान नामी शख्स का नाम ECL में डाल दिया जाए और इस मलून के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर आर्टिकल 19 की मुकम्मल तशहीर के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की गई और अदालत ने अपनी कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। वक्फे में जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अहम तरीन वाक़यात इस मामले में हुए हैं, एक तो आज नुमान अशरफ बोदला अब FIA में वो नहीं रहे, उनका तबादला कर दिया गया है, तहक़ीक़ाती टीम से निकाल दिया गया है। अब जो शहाब आज़म साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA, वो तहक़ीक़ाती टीम के रुकन नामज़द कर दिए गए हैं और नुमान बोदला साहब अब उनका तबादला हो गया है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने NGOs का हवाला दिया, कुछ एक्टिविस्ट का हवाला दिया, उन सहूलतकारों का हवाला दिया जो इन गुस्ताखों की हिमायत करते रहे और इनकी गुमशुदगी के वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके इनके करतूत को जो छुपाया गया। और अगर आपको याद होगा, जिसमें मैंने बहुत सफ़र किया है, बेइंतहा सफ़र किया है, क्योंकि मैं करतूत बता रहा था और ये करतूत पर उस वक्त तो कोई मजम्मत करने को भी तैयार नहीं था। नाज़रीन मोहतरम, मैंने वो दौर देखा है, खुदा की कसम मैंने वो दौर देखा है कि जब कोई मजम्मत करने को भी ये ख़ास जो NGOs और जो मुतहर्रिक लोग थे वो एक मजम्मत मुझे 22 दिन पहले किसी की दिखा दें तो मैं टेलीविज़न प्रोग्राम करना छोड़ दूँगा। लेकिन किसी की कोई मजम्मत नहीं थी, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की। तो आज ये भी हुआ है कि FIA ने एक मुतहर्रिक शख्स को एक मरतबा फिर बुलाया है। इससे पहले भी FIA एक मुतहर्रिक शख्स को बुला चुकी है। उस मुतहर्रिक शख्स से काफ़ी देर तक तफ्तीश की गई है, उसका इंटरव्यू लिया गया है और उससे गुस्ताखाना मवाद के हवाले से तफ्तीश की गई है। वो मुतहर्रिक शख्स बहुत मुतहर्रिक था और उस मुतहर्रिक शख्स से बहुत सवालात किए गए हैं। ये इन 5 ब्लॉगर्स के हक़ में बहुत मुतहर्रिक रहा है, इससे सवालात किए गए हैं और वो अपने आप को सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा कहता है। इस मुतहर्रिक शख्स को दोबारा अदालत ने बुलाया है, FIA ने बुलाया है और अदालत में भी इसका तस्करा होता रहा। तो मुतहर्रिक शख्स अब FIA में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है और वहाँ जा रहा है और जाकर बता रहा है। उसको बताना चाहिए, ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मामला था कि जहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो मुतहर्रिक शख्स मुसलसल गुमशुदगी पर तो ज़ोर देता रहा, लेकिन जो करतूत होते रहे उन करतूत पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई लफ्ज़ नहीं कहा गया। इसलिए अब वो मुतहर्रिक शख्स FIA में पेश हो रहा है। एक मरतबा फिर उसकी पेशी होगी। शायद FIA ने भी ये कह दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई हैं। कई पहलुओं पर जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की है, रिमार्क्स दिए हैं। एक पहलू ये भी था कि हम नई नस्ल को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ड्रामों में हम क्या दिखा रहे हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा जो फहाशी और उरियानी बढ़ती चली जा रही है, ख़वातीन चीख रही हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। ये पहलू बहुत अहम था जिसकी तरफ आज जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इशारा किया। और निसाब तालीम की भी लोग बहुत बात करते हैं और उसका ज़िक्र भी करते हैं। मैं ज़रा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के रिमार्क्स के साथ कुछ चीज़ें जोड़ूंगा और आज मैं आपको कुछ
ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मुझे बताते हुए बहुत दिल दुख रहा है, लेकिन चूंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है कि ऐसे नहीं चलेगा, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है जो नहीं चलना चाहिए और ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ज़रा हम आपको चिड़ी बाबा का एक क्लिप दिखाते हैं। वो कुछ कह रहे हैं निज़ाम तालीम से मुताल्लिक़, लेकिन उनको निज़ाम तालीम की जितनी ख़राबियाँ और बुराइयाँ हैं वो मदारिस में नज़र आती हैं, वो मजहबी जमातों में नज़र आती हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। ज़रा पहले हम चिड़ी बाबा का क्लिप देखते हैं। अब ये नेशनल नैरेटिव जिसकी हम बात करते हैं कि जी नैरेटिव चेंज करना, नैरेटिव चेंज करना है। एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि नैरेटिव चेंज करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वो लोग जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं और एक वो लोग जो उसको बढ़ाते हैं आगे। नैरेटिव क्रिएट करने वाले एक लॉबी है यहाँ इसमें रिलीजियस पार्टीज़ के अंदर, मदारिस के अंदर, और उसको बढ़ाने वाले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और हमारी रियासत है जिसने उसको इस्तेमाल करके अपने मफाद के लिए इसको किया, जिसका अब सबको नुकसान हो रहा है। मज़हब की बदनामी हो रही है, फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, ऊपर से एक टेररिज्म का इशू बन गया है। जी नाज़रीन मोहतरम, ये चिड़ी बाबा का मौक़िफ़ है, उनका अपना ख़्याल है, उनका अपना एजेंडा है, नज़रिया है। वो फरमा रहे हैं कि निज़ाम तालीम उसको मदारिस के लोगों ने बढ़ावा दिया, मजहबी जमातों ने बढ़ावा दिया, रियासत अब फंस गई है। जो बयानियाँ अब बदलने की कोशिश की जा रही है, उस बयानिए को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मजहबी जमातों ने और मदारिस ने दिया। चिड़ी बाबा, बसद एहतराम और इंतहाई अदब के साथ आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत अदब के साथ, आपके तबीयत पर गिरां अगर न गुज़रे, आपकी तबीयत अगर बोझल ना हो, तो मैं आपको तीसरी जमात का कोर्स दिखाना चाहूँगा। जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, आप भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कोर्स देखिए। और सबसे बढ़कर मेरे लिए जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, चीफ़ जस्टिस साहब, जो मेरा ये प्रोग्राम मॉनिटर कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है, बहुत मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जनाब जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, और ख़ास तौर पर जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब। ज़रा आप ये देखिएगा कि हम कोर्स में क्या पढ़ा रहे हैं। आज अगर हम ये कहते हैं कि हमारा माशरा इन्हितात का शिकार है या अखलाक़ी इन्हितात का शिकार है, तो हमें ये भी देखना होगा कि हम तीसरी जमात के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। ये एक किताब है, इसका नाम है सैलीज़ फ़ोन। ये तीसरी क्लास की बच्चों को पढ़ाई जा रही है। सैलीज़ फ़ोन जैसी रोमानवी कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है? सैली एक बच्ची है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, और अब आप मुझे बताइए कि बच्चों को क्या तासुर मिलेगा। ये 3rd क्लास में पढ़ाई जा रही है, तीसरी क्लास में 3rd क्लास किताब पढ़ाई जा रही है। मैं ये कहूँगा कि है तो क्लास तीसरी, लेकिन ये किताब इंतहाई 3rd क्लास है। इसमें बच्चियों को तासुर मिलेगा कि बॉयफ्रेंड बनाना एक मामूल का हिस्सा है और कोर्स का हिस्सा है, कोर्स में मौजूद है। अब मैं आगे आपको और होशरुबा बातें बताता हूँ जो इसी बुक में लिखी हैं। सैली की कहानी इस हवाले से काबिल एतराज़ है कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सुबह उठते ही फ़ोन बजने का इंतज़ार करती है, बेल बजती है तो वो फ़ोन उठाती है तो पता चलता है कि दूसरी तरफ एंड्रियो है। एंड्रियो उसका बॉयफ्रेंड है। आगे लिखा है कि सैली का बॉयफ्रेंड एंड्रियो बहुत अमीर और ख़ूबसूरत है, उसके पास एक शानदार गाड़ी भी है। एंड्रियो कहता है कि सैली, तुम आज रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने नए बॉस से मिलवाऊंगा, और देखो नीली स्कर्ट पहन कर आना। ज़रा तवज्जो फरमाएं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब और जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, हमारे माशरे में बच्चियाँ स्कर्ट कब पहनती हैं? 3rd क्लास में ख़ास तौर पे कि नीली स्कर्ट पहन कर आना, क्योंकि मुझे ब्लू स्कर्ट बहुत पसंद है। ये बॉयफ्रेंड सैली से कह रहा है, और फिर सैली अपनी वालदा से कहती है, यानी उनको सिर्फ इत्तला देती है, इन्फॉर्म करती है, उनसे पूछती नहीं है। वो कहती है कि मैं रात एंड्रियो के साथ उसके नए बॉस से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये सैलीज़ फ़ोन है जो 3rd क्लास की तलबा और तालिबात को पढ़ाया जा रहा है, और इस कहानी में मुकम्मल तौर पर मगरबी माशरे की रिवायात को मद्देनज़र रखा गया है। मशरक़ियत को तबाह कर दिया गया है, मशरक़ियत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे नहीं पता कि ये किताब किसने तजवीज़ की, बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और इसके अलावा एक और किताब है जो 3rd क्लास में पढ़ाई जा रही है, वो है रोमियो एंड जूलियट। अब मैं ये विलियम शेक्सपियर का जो नावल है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तीसरी क्लास में इसका क्या काम है। इसमें ये सब जानते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर की एक मार्कतुल आरा तसनीफ़ है जिस पर मुतअद्दिद फ़िल्म बन चुकी हैं। और मैं जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब और जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ये भी लाना चाहूँगा, अगर हमें याद हो
तो कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जो एक फ़िल्म बनी थी रामलीला, और रामलीला फ़िल्म जब पाकिस्तान में दिखाई गई, अब आपने इंडियन कंटेंट पर पाबंदी लगाई है, लेकिन रामलीला फ़िल्म जो 2013 में रिलीज़ हुई थी, जब वो पाकिस्तान में दिखाई गई तो इस फिल्म बाद कराची के एक स्कूल में एक लड़की और लड़की ने बिल्कुल रामलीला तर्ज पर ख़ुदकुशी की। फेसबुक पर एक दिन पहले उन्होंने पैगाम दिया कि हम कल इस तरह मौत को गले लगाएंगे, और स्कूल में दोनों पिस्तौल लेकर आए थे और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। पहले मैं आपको रामलीला का मंजर दिखाता हूँ और फिर ये बताऊँगा आपको कि इस तरह से उन्होंने ख़ुदकुशी की, और फिर मैं रोमियो एंड जूलियट क्यों पढ़ाई जा रही है इसके बारे में बताऊँगा। ज़रा मंजर आप देखिएगा। चल बता, तेरा निसारा कैसा है? यहाँ लगनी चाहिए। पहली बार देखा था यही तुम्हारा था। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि ये आगे ज़ाहिर है कि हमें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल इससे मुतासर हुए वो दोनों बच्चे। उन्होंने एक दूसरे को पहले फ़ेसबुक पर मैसेज किए और ये कहा कि कल सुबह हम कत्ल हो जाएंगे यानी हम एक दूसरे की मोहब्बत में ख़त्म हो जाएंगे। घर वाले तैयार नहीं थे शादी के लिए। बिल्कुल रोमियो एंड जूलियट के अंदर 3rd क्लास में पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि ये जो रामलीला थी ये भी रोमियो एंड जूलियट से माखूज़ थी, और इसमें जब रोमियो को पता चलता है कि जूलियट मर चुकी तो वो उसकी लाश के पास बैठकर आखिर में खंजर मारकर ख़ुदकुशी कर लेता है। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है 3री क्लास में। हालांकि जूलियट ज़िंदा होती है और उसे पादरी ने दवा पिलाकर सख्ते में किया हुआ होता है ताकि दुनिया वाले धोखा खा जाएं और रोमियो जूलियट को ले जाए। बाद में जब जूलियट की आंख खुलती है तो रोमियो की लाश उसके पास पड़ी होती है और फिर वो भी ख़ुदकुशी कर लेती है। रोमियो एंड जूलियट ये एक सर विलियम शेक्सपियर का शोर आफाक नावल है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। लेकिन ये इसमें जो मसला है वो ये कि इसमें 2 मुतहारिब और मुतमव्विल ख़ानदान, ये आपस में इनकी औलादें हैं जो इश्क का जुर्म कर बैठती हैं विलियम शेक्सपियर के नज़दीक। और फिर उसके बाद रोमियो जो है वो एक अमीर और मुसल्लह ख़ानदान का फ़र्जंद है और जूलियट एविल घराने की चश्मो चिराग है। दोनों ख़ानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये हम पढ़ा रहे हैं 3री क्लास में। 3rd क्लास में हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही लव स्टोरी का पता चलता है तो इन दोनों ख़ानदानों में जंग छिड़ जाती है, और जिसका मंतकी अंजाम रोमियो और जूलियट की ख़ुदकुशी की शक्ल में निकलता है, जो कि कराची में हम ये वाक़या अपनी आंखों से, मैं खुद जाके देख चुका हूँ, इसमें मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये हमने देखा है। अब जब हम टेलीविज़न का रोना रोते हैं तो हम तो इससे भी आगे ये क्लासों में पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो टेलीविज़न का क्या रोना हम रोएं? हम स्कूल्स में क्या पढ़ा रहे हैं? इस पर कौन कदगन लगाएगा? स्कूल की जो फ़ीसें हैं उनके बारे में कौन देखेगा? प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ीस है क्या मयार है, क्या स्टैंडर्ड है? कभी किसी ने पूछा? जब चाहते हैं वो फ़ीस बढ़ा देते हैं, हज़ारों के तादाद में वो फ़ीस बढ़ा देते हैं, यानी रुपयों में, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, कहीं पर कोई स्टैंडर्ड मुतय्यन नहीं हुआ है, जिसकी बुनियाद पर मुआशरा तेज़ी के साथ एक कोरा कागज़ बन रहा है जो इस पर लिख दिया जाए। मैं और आप नाज़रीन मोहतरम, हम फेसबुक के बग़ैर जिए हैं। हमारे ज़माने में फेसबुक नहीं था, हमारे ज़माने में ट्विटर नहीं था, हमारे ज़माने में ईमेल्स भी नहीं हुआ करती थी, हमें तो ये व्हाट्सएप का पता तक नहीं था। ये तो गुज़िश्ता 10 वर्षों की जदीद तरक्की है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं था लेकिन अखलाक़ी इक़दार थी। हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं था लेकिन माँ बाप का एहतराम था। हमारे ज़माने में सब कुछ नहीं था लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी को हम अंगूठों पे लेकर आंखों से चूमा करते थे। आज भी जब रसूल का नाम आता है तो ज़बान से खुद ब खुद निकलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इक़दार थी, ये मोहब्बतें थीं, ये कामरानियाँ थीं जिनका जिक्र आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा, और ये फरमाया कि पहले टेलीविज़न पर अल्लामा इकबाल का फरमान आता था, कायद आज़म का फरमान आता था। आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी भी उसी दौर में पल बढ़ कर जवान हुए हैं। जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के ज़माने में भी फेसबुक नहीं था, आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पास फेसबुक नहीं था ना ट्विटर था, लेकिन पाकिस्तान बना दिया। मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, उन्होंने भी ट्विटर और फेसबुक के बगैर तहरीक खिलाफत चलाई। बड़े बड़े लीडर, सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम बुनियादी जुज़्व करार दी,
बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए, उनके पास भी ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, ये तमाम ज़राए नहीं थे। लेकिन इन्होंने बी अम्मा जैसी ख़वातीन ने, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा किए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा की। आज ये फेसबुक, आज ये ट्विटर, आज ये यूट्यूब, आज इसको इन्फॉर्मेशन के ज़राए कहकर नाज़रीन मोहतरम आज रसूल की गुस्ताखियाँ माज़ल्लाह शान में देखने को मिल रही हैं। आज सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान में संगीन गुस्ताखियाँ देखने को मिल रही हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहले बहुत पुरसुकून ज़िंदगी थी। पहले वो ज़िंदगी थी जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जन्म दिया। पहले वो ज़िंदगी थी जिन्होंने जनाब अब्दुल सत्तार ईदी को सड़कों पर लाशें उठाते हुए दिखाया। पहले वो ज़िंदगी थी जब अंसार बर्दी जैसी हस्तियाँ, रमज़ान छीपा जैसे लोग, जनाब सालिम बर्दी जैसे लोग, ये लोग माशरे के अंदर नमूदार हुए और उन्होंने काम किया। जनाब हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ जिन्होंने बहुत काम किया है। मैं हमारी एक सिस्टर रूथ है जो दारुस्सुकून में काम करती हैं, उन्होंने जो काम किया, उनके ज़माने में भी ये सब कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन वो काम करते रहे। वो अजीब दिन थे। उन दिनों में ये सैलीज फ़ून जैसी कहानियाँ नहीं हुआ करती थी। रोमियो एंड जूलियट के नावल बहुत आगे जाकर वो भी छुप के वालिदैन से पढ़ा करते थे जब बहुत बड़े हो जाते थे। हमने तो सिर्फ महमूद फारूक फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद को पढ़ा है, आफ्ताब आसिफ फरद, कामरान मिर्ज़ा को पढ़ा है। हमने इश्तियाक़ अहमद के ही नावल पढ़े, वो भी छुप छुप के तकिए के नीचे रख कर हमारी अम्मी कहीं ना आ जाएँ और हमें पकड़ न ले। लेकिन अब वालिदैन आ भी जाएँ तो रज़ाइयों के अंदर और लिहाफ़ों में मोबाइल खुले होते हैं और उसकी रोशनी में मैसेजेस किए जा रहे होते हैं, व्हाट्सएप चल रहा होता है, रात भर गुफ्तगू होती है, चैटिंग होती है, लेट नाइट पैकेजेस हैं। हमें तो लेट नाइट पैकेज एक ही पता था, तहज्जुद की नमाज, इसके अलावा हमें कोई और लेट नाइट पैकेज नहीं पता था। ज़रा देखिए तो हमारे दिन पहले कैसे हुआ करते थे। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ना दे कोई।
बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। ये बचपन के दिन थे नाज़रीन। कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, सांप सीढ़ी का खेल है, नेम प्लेस थिंग एनिमल, और इस तरह से रातों को गुजर जाना। सर्दियाँ आएँ तो मूंगफलियों की डिमांड करना, चिलगोज़े मंगवाना, अखरोट खाना। गर्मियाँ आएँ तो वालिदैन से आइसक्रीम की फरमाइश करना। घर में सब साथ रहते थे, साथ रहा करते थे, लेकिन अब सबका अपना एक ज़ाती फैमिली मेम्बर है और वो है सेल फ़ोन। अब सब उसमें लगे होते हैं, मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं। फेसबुक पर किसने लाइक किया, बार बार स्टेटस देखना पड़ता है। किसने डिसलाइक किया, उसको भी आपको डिसलाइक करना पड़ता है। इसके अलावा हम थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टेटस अपडेट किया जाता है, मैं भी खाला किया हूँ तो मैं भी मामू किया हूँ, मैं भी शादी में पहुँचा हूँ तो मैं भी रास्ते में हूँ। हमारा स्टेटस नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमारा स्टेटस अपडेट सिर्फ फेसबुक पे हो रहा है, वैसे हमारा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा। हमने क्या कर लिया अपने साथ, हमने अपने आप को कहाँ पहुँचा दिया, हम कहाँ खड़े हैं, हम तन्हाई का शिकार हो गए हैं। हमें यकीनन लाइक्स करने वाले बहुत होंगे, लेकिन जनाजे में अगर ये 40 लाइक्स भी पहुँचें तो फिर कोई फ़ायदे की बात है। हो सकता है फेसबुक पर 2 लाख लाइक्स करने वाले हों, लेकिन अगर जनाजे में 40 भी ना पहुंच सके तो फिर ये लाइक्स किस बात की हैं। ये हमने अपने आप को तन्हाई का शिकार किया है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होकर, चैटिंग के मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा बनकर, एक ज़माने में सिर्फ MSN मैसेंजर शुरू में होता था, वो भी अगर अब्बा जान पकड़ लें तो फ़ौरन बंद कर दिया जाता था, और उनको हम ये बताते थे विंडो हाइड करके कि नहीं, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अब्बू बेचारे ये समझते थे कि बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन अब तो मोबाइल पे सब कुछ मौजूद है, सेल फ़ोन पे सब कुछ मौजूद है। इससे आप कैसे निजात दिला सकेंगे? और फिर जब सैलीज़ फ़ोन जैसे किताबें पढ़ाई जाएंगी, रोमियो एंड जूलियट जैसे नावल ये तीसरी क्लास में पढ़ाए जाएंगे, तो जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, हम जिस पौध को आगे लेकर जा रहे हैं उनसे फिर हम क्या तवक्को रखेंगे, ये फ़ैसला आप जैसी हस्तियों ने करना है। मेरा तो काम है बताना कि ऐसे नहीं चलेगा। रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद, एक मरतबा फिर आपको ऐसे नहीं चलेगा में उस मकाम पर लेकर आते हैं कि जहाँ पर हमारे चुड़ी बाबा, उनका जो पसंदीदा मुल्क है जिसके बारे में वो हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, जिसका नाम भारत है। चुड़ी बाबा का मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, अजीब व गरीब आपको मुमासलत लगेगी। मैं वो उस क्लिप पर आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात ऐसी बातों पर की जाती है कि जो बात करने वाली हो, लेकिन अगर जो बात 2 साल से कही जा रही हो और समझाने के बावजूद एक आदमी टस से मस ना हो रहा हो और वही बात कर रहा हो, तो मैं आपको सिर्फ मुमासलत दिखाऊंगा। एक बड़ी एक अजीब मुमासलत है, एक मिस्टीरियस उसके अंदर एक टाइप थिंग मौजूद है, एक अजीब व गरीब अंदाज़ है। ज़रा मुमासलत मुलाहिज़ा फरमाइए। 2 साल पहले भी वो यही कहते थे, 2 साल बाद भी वो यही कहते हैं। लफ्ज़ों तक में तब्दीली नहीं हुई, जुमलों में तब्दीली नहीं हुई, अल्फाज का चुनाव भी वही रहा। लगता है कि गोया हिफ्स करके यही रखा हुआ था। इस बात के ये हाफिज़ हैं कि सिर्फ यही याद था इनको। आइए देखते हैं हमारे प्यारे चड़ी बाबा 2 साल पहले क्या कह रहे थे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 2 साल बाद क्या कह रहे हैं। ज़रा 2 साल पहले का दिखाइए। दूसरी चीज़ ये कि वही उन्होंने जो पाकिस्तान जिस किस्म के लिए बनाया था, उस वक्त नारा ये नहीं था कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी भी हिंदुस्तान में खतरे में नहीं था। मुसलमानों की मजहब के ऊपर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था उनको, उनके कल्चर के ऊपर, उनके मजहब के ऊपर। मुसलमानों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स का प्रॉब्लम था। अच्छा, ये आपने देख लिया, ये 2 साल पहले बल्कि 2.5 साल पहले की बात है। मैं तो समझता हूँ बल्कि 3 साल पहले की बात है। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ 3 साल बाद हमारे चड़ी बाबा को, ज़रा देखिएगा। पाकिस्तान क्यों बना? इसलिए नहीं बना कि इस्लाम खतरे में था हिंदुस्तान में। इस्लाम मजहब को कोई खतरा नहीं था, वहाँ आपके मजहब की प्रैक्टिस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी।
आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मुसलमानों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वहां खतरा था। उनकी डेप्रिवेशन, उनकी मजहब के ऊपर खतरा नहीं था, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर खतरा था। मजहब की प्रैक्टिस वो थी और अभी भी है, उनके लिए सेपरेट फैमिली लॉज बन गए हैं, सब कुछ हो गया, तो मजहब को वहां कोई खतरा नहीं इंडिया में। श्री बाबा, आपको कोई नहीं बदल सकता। आप 3 साल से मुसलसल वही लफ्ज़ याद रखे हुए हैं। मैं तो आपकी याददाश्त को सलाम तहसीन पेश करता हूँ और 31 तोपों की सलामी मैं आपकी याददाश्त को देता हूँ कि अगर आपकी याददाश्त 3 साल पहले से वहीं अटकी हुई है तो मैं 3 लाख प्रोग्राम भी कर लूँ, आप इस बात को नहीं मिटा पाएंगे, किसी भी तरह खुरश नहीं पाएंगे। आप वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ चिड़ी बाबा आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ उन हक़ाइक़ से रूगर्दानी मत कीजिएगा। आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को वहाँ कोई ख़तरा नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको महाराष्ट्र पुलिस के साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SM मुशर्रफ साहब के इंकशाफात बताना चाहूँगा, जिस पर जनाब असलम खान साहब ने चौपाल कॉलम भी लिखा है। ये बहुत मारूफ कॉलम निगार हैं, इन्होंने कॉलम भी लिखा है। लेकिन पहले मैं आपको स्लाइड शो जो चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के जो साबिक़ IG हैं उनका नाम है SM मुशर्रफ। इन्होंने इंकशाफ किया है कि अजमल कस्साब मुंबई हमलों में मुलव्विस नहीं था, बल्कि उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने नेपाल से गिरफ्तार करके 3 साल तक हिरासत में रखा और ऐन मुंबई हमले के रोज़ उसकी गिरफ्तारी जाहिर की और उसे मुंबई हमले का मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया। और जिस खातून ऐनी शाहिद ने अजमल कस्साब को पहचानने से इनकार किया, पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतहाई अहम SM मुशर्रफ ने यह भी इंकशाफ किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी IB बहुत ही मजबूत और ताकतवर एजेंसी है और इसी ने साने समझौता एक्सप्रेस तफ्तीशी अफसर हेमंत करकरे को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो असल मुजरिमों तक पहुंच गए थे। बल्कि मुमकिना तौर पर मुंबई हमले का ड्रामा हेमंत करकरे की हलाकत के लिए ही रचाया गया था, जिसमें उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी को साने समझौता एक्सप्रेस का मुजरिम करार दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र के साबिक़ IG पुलिस SM मुशर्रफ ने ये इंकशाफात अपनी किताब हु किल्ड करकरे को किसने कत्ल किया नामी किताब में किए हैं। ये इंकशाफात से भरपूर किताब है और इसमें SM मुशर्रफ ने भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिशों को बेनकाब किया है। मेरा सवाल यहाँ पर एक ये उठता है, मैं आपको पहले असलम खान साहब के कॉलम का भी मैं अक्स आपको दिखा दूँ। चौपाल कॉलम है इनका, असलम खान साहब का। असलम खान साहब ने इसमें एक सवाल उठाया है और सवाल बड़ा अहम है। यही सवाल मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान के सामने उठाना चाहता हूँ। असलम खान साहब ने ये सवाल उठाया है कि ऐसी कहानी को पाकिस्तान में किसी ने तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मुंबई पुलिस के एक मायानाज पुलिस अफसर हेमंत करकरे के मौत के गिर्द घूमती दास्तान ऐसी चौंका देने वाली है। करकरे के कातिल नामी इस किताब के उर्दू और पंजाबी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। किताब में बताया गया है कि अजमल कस्साब को 2006 में काठमांडू से भारतीय रॉ ने अगवा किया था, जिसको 2 साल कैद में रखने के बाद मुंबई हमलों में जिंदा सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असलम खान साहब कहते हैं कि काठमांडू से 200 अफराद को मुख्तलिफ इलाकों से अगवा कर लिया गया था, जिनके अगवा पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में हब्स बेजा और अगवा की दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिसमें नेपाल वज़ीर दाखिला और भारतीय हाई कमीशन को फरीक बनाया गया था। इन हक़ाइक़ की रोशनी में मेरा सवाल ये है कि जिस चैनल ने अजमल कस्साब का गाँव दिखाया, जिस चैनल ने अजमल कस्साब के गांव तक का मकान भी दिखा दिया, भारत की मदद करने की कोशिश की, क्या हम उस चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ उस चैनल की सिक्योरिटी क्लियरेंस पर कोई सवाल नहीं उठता। आज ऐसे मुशर्रफ ये कह रहे हैं, आमिर लियाकत नहीं कह रहा भाई कि कहीं आप नफरत अंगेज़ तकरीर करने वाला प्रोपेगेंडा शुरू ना कर दें, कहीं आप दोबारा से अपने गुमाश्तों को मुतहर्रिक न कर दें कि आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ दोबारा आप शुरू हो जाएं और कहें कि वो हेट स्पीच कर रहा है। ये तो SM मुशर्रफ की हेट स्पीच है, ये मुशर्रफ हैं, मुशर्रफ नहीं है, SM मुशर्रफ की हेट स्पीच है। और वो ये कह रहे हैं कि हेमंत करकरे के कत्ल को छुपाने के लिए अजमल कस्साब की गिरफ्तारी जाहिर की गई, लेकिन नीला पीला, अगर नीले पीले को याद हो तो वो तो हमें अजमल कस्साब के गांव तक ले गया था, उसने गांव तक दिखा दिया था। उसने तो ये कहा था कि यहाँ से गया है अजमल कस्साब। पूरा पाकिस्तान चीखता रहा कि अजमल कस्साब इसमें मुलव्विस नहीं है, और अगर होता भी तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नीले पीले ने ऐसा नहीं किया, नीले पीले ने बार बार उसका गाँव दिखाया। अब आप इसको किस तरह जोड़ेंगे
कैसे इसको साथ लेकर चलेंगे? ये बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि ऐसे मुशर्रफ साहब ने बहुत कुछ और भी लिखा है। आप कहते हैं चिड़ी बाबा के हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत महफूज हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की इबादत गाहों में उन्हें जाने की आज़ादी है, इजाज़त है। मैं आपको ज़रा कुछ बताना चाहता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो आबाई रियासत है चिड़ी बाबा, उसका नाम है गुजरात। गुजरात में हुकूमत ने गाय ज़िबाह करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन इक़दाम की तजवीज़ पेश कर दी है और जिसके मुताबिक गाय ज़िबाह करने और गाय के गोश्त की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले शख्स को उम्र कैद की सज़ा दी जा सकेगी। मुझे पता है आप एक ज़माने में बीफ स्टेक बहुत शौक़ से खाते थे, लेकिन अब चूँकि आपकी तबीयत ख़राब रहती है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज़ हैं, शुगर का लेवल आपका हाई हो जाता है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी है, तो आप रेड मीट से आप परहेज़ करते हैं, तो आपके लिए तो शायद इंडिया अब अच्छा हो, लेकिन जो गाय का गोश्त खाते हैं वहाँ उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकेगी। बरतानवी जरीदा है गार्जियन, उसकी ये रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने एक अवामी इज्तिमा से, ये वज़ीर आला ने कहा है, एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल लेकर आए, और अब हम इस कानून को मज़ीद सख्त करेंगे ताकि कोई भी गाय को ज़िबाह करने की हिम्मत न कर सके। 2011 में जब याद होगा चिड़ी बाबा नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे, तो गुजरात असेंबली ने तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात एक्ट के तहत एक स्या कानून मंजूर किया था। अगर याद हो चिड़ी बाबा आपको, तो उसकी रूह से गाय ज़िबाह कर को 50,000 रुपये जुर्माना, 50,000 रुपीज़ जुर्माना और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये उस वक्त की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे। तब भी आप यही कह रहे थे कि मुसलमान वहाँ बहुत आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब भी वहाँ पर 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा थी, और अब इस कानून को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। और गुजरात के, क्योंकि उस वक्त वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने ये काम किया, अब वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने यहाँ के वज़ीर आला को हुक्म दिया कि आप ये तकरीर करें, और उसके बाद चंद रोज़ में गुजरात असेंबली के बजट सेशन के दौरान जंगली हयात एक्ट में तरमीम का एक बिल चिड़ी बाबा पेश किया जा रहा है, जिसके तहत गाय ज़िबाह करने वाले और गाय के गोश्त की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले को उम्र कैद की सज़ा दी जा सकेगी और गोश्त सप्लाई करने वाले की गाड़ी हमेशा के लिए ज़ब्त कर दी जाएगी। और आप कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को बड़ी आज़ादी हासिल है। आपको शायद ये भी नहीं मालूम हो चिड़ी बाबा कि भारत एक नई सिफारती सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है। ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में एक खातून सिफारतकार है भारत की, इन्होंने पाकिस्तान पर गोलाबारी की है, और वो इस तरह से की है कि वैसे तो आप जानते हैं कि सिफारती जो जंग है उसमें एक नया रुझान जन्म ले रहा है, और वो भारत की जानिब से अब ख़वातीन सिफारतकारों ने ये मोर्चा संभाल लिया है। और 15 मार्च को जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल में नई सिफारतकार खातून एक आई हैं, इनका नाम है नबनीता चक्रवर्ती। इन्होंने अपने 2 सीनियर सिफारतकारों के साथ शिरकत की और पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रही होगी। एक तवील अरसे से मर्द सिफारतकारों पर हिंदुस्तान इक्तफ़ा किया करता था, लेकिन उसने अब एक नए सिफारती हरबे के तहत बड़े पैमाने पर खातून सिफारतकारों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, ताकि वो मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें और अपने जो हम मनसबों पर दबाव बढ़ाने में कारआमद साबित हो सकें। इसका ताज़ा तरीन मुज़ाहरा 15 मार्च को हुआ है चिड़ी बाबा, और उस वक्त देखने में आया जब खातून सिफारतकार नबनीता चक्रवर्ती ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की गोलाबारी शुरू कर दी और पाकिस्तान को कहा कि ये दहशत गर्दी की आलमी फैक्ट्री बन गया है। हम खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द मुल्क भारत हमें कह रहा है कि हम दहशत गर्दी की आलमी फैक्ट्री बन गए हैं, जहाँ हिंदुओं को, मसीहों को, इन सब को वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का हवाला दिया और कहा कि ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत वो देश है जहाँ अक़लियत में होने के बावजूद सदर, वज़ीर आज़म, नायब सदर, सीनियर वुज़रा, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, क्रिकेट टीम के कप्तान, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आला ओहदों और मकामात पर फायज़ हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह को कोई सबूत पेश कर सकता है? मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ ब्लेसफेमी लॉस के बारे में भी कहा गया। आपने सदर के साथ क्या किया, अब्दुल कलाम के साथ, आपने मुसलमान खिलाड़ियों के साथ कितने हमले अज़हरुद्दीन के घर पे हुए,
कितना कुछ आपने इरफान पठान के साथ किया, आपने वहाँ अपने अदाकारों के साथ क्या किया, लुक हु इज टॉकिंग। आपने आमिर खान का जीना वहाँ हराम कर दिया, शाहरुख खान का जीना वहाँ हराम आप कर चुके हैं, सलमान खान को आप कत्ल करने के दर पे हैं, ओम पुरी को आप मार चुके हैं, दिलीप कुमार को आपने घर में बिठा दिया। आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुसलमान वहाँ पर आज़ाद हैं, पुरसुकून हैं। आप अपनी ज़रा हालत देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आप मुसलमानों के हक़ की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को वहाँ मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। उनसे ये सवाल किया जा रहा है अब कि तुम पहले हिंदुस्तानी हो या मुसलमान हो, ये बताओ। उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाए जा रहे हैं और आप कह रही हैं नबनीता चक्रवर्ती साहिबा कि वहाँ मुसलमानों को बड़ी इज्जत दी जा रही है। ऐसी बातें ना करें, इतनी अपनी पाकी दामा की हिकायतें ना बढ़ाएं कि हमें बहुत कुछ बताना पड़े और आपका मकरू से और गलीज़ चेहरा दुनिया को दिखाना पड़े, जो कि भारत का बहुत ही सड़ांद वाला और बदबूदार चेहरा है। तो ज़रा हक़ाइक़ को सामने रखिए और हक़ाइक़ यही कहते हैं कि भारत इस वक्त सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि सिखों के साथ। अभी आपने गुरमेहर कौर के साथ क्या किया, आपने वहाँ पर ख़वातीन की इज़्ज़तों पर हमले कराए। वहाँ पर जो अक़लियत में ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़तों को तार तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मैदान में उतर आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो नौजवान हैं वो मुसलमान ख़वातीन पर हमले करते हैं, सिख ख़वातीन पर हमले करते हैं, तमिल ख़वातीन पर हमले करते हैं, बंगाली ख़वातीन को नहीं छोड़ रहे। और आप कह रहे हैं कि भारत आपका सेक्युलर है, वहाँ अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है। ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है। ये बहुत बुरी बात है, इसलिए कि इनमें कोई फ़ायदा नहीं है और ये सारी बातें झूठ पर हैं, फ़रेब पर मबनी हैं। अब बहुत सारी बातें इंसान को याद नहीं रहती और वो ये समझता है कि जो वो कह रहा है वो शायद माजी करीब में भी ऐसा ही था, माजी बईद में भी ऐसा ही था और जब माजी ही नहीं था तब भी ऐसा था। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं से बाज़गश्त आ जाती है, कहीं ना कहीं इंसान को अपना किरदार, अपना चेहरा दिखाई देता है। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अपना माजी नहीं भूल सकता जब उसके हुक्म पर सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई थी, उनको ज़िंदा जला दिया गया था और इसका इतराफ़ उसके एक वज़ीर ने किया था जिसको बाद में हिरासत में लिया गया और उसने सारी बातें कही थी। तो कुछ बातें होती हैं जो इंसान याद नहीं रख पाता, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे आबिद शेर अली साहब, उन्हें शायद याद ना हो कि वो किस तरह गुफ्तगू किया करते थे। आइए ज़रा दिखाते हैं, तुम्हें याद हो कि न याद। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आज मैं नवाज शरीफ ने इसको बंदर के तौर पर रखा और चलता रहे। क्या हो गया, क्या हो? तू बंदर होगा तो तू तेरे से बड़ा कौन आदमी है? अपनी तेरी शक्ल भी बंदर की जैसी है। जैसे ये गुफ्तगू करेगा उसी तरह मेरी बात सुनेगा। ये कैसे आवामी पोल करा दो किसकी शक्ल किससे मिलती है? अच्छा ओके, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? जो हमारा सड़कों पे नहीं फिरता तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। और सुन क्या सुनना चाहता है? शर्म करो, लोग तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बदतमीजी करते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके के आदमी, 2 टके का आदमी तू है और तू प्रोग्राम से छोड़ के जितना तू मर्जी आ जा तू मेरे साथ। मैं फैसलाबाद में आने का तैयार हूँ, तेरे घर के सामने खड़ा होने के तैयार हूँ। तुम्हें जो करना है मैं नवाज शरीफ की तरह, मैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूँ। तेरी जरूरत है कि मुझे पार्टी में कोई करेगा सिर्फ हम दोस्त का बेटा है नवाज शरीफ के, कोई इज्जत मिली है तेरे को। हम दोस्त का बेटा तुम्हारे जैसे ये कहीं से शासन लगता है, ये कहीं से शासन लगता है। मुझे बताएं आप लोग किस किस्म की लैंग्वेज इसको शुरुआत की? ठीक है, बस अब हो गया। ठीक है, ठीक। हमने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सबके माइक बंद है। आप सब लोग क्यों चीख रहे हैं? आप शहबाज शरीफ मेरा बंद है माइक। नहीं पहनी हुई है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेकिन मैं जनाब आबिद शेर अली साहब से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। आप वो कुछ नहीं कर सके जो अब दानियाल अजीज़ साहब करते हैं। आप बहुत पीछे रह गए हैं, वो कुछ नहीं कर सके जो तलाल चौधरी साहब करते हैं। आप अब 3rd नंबर पर हैं। तो ज़रा सी सबकत ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो दानियाल अजीज़ साहब कर रहे हैं वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते और तलाल चौधरी साहब तो भाई इससे भी बहुत ही आगे हैं। तो आप इस वक्त अब 3रे दर्जे पर आ गए। आपकी मकबूलियत का ग्राफ इस मामले में गिरकर 3रे दर्जे पर आ गया है। आपकी मकबूलियत का ग्राफ पहले दर्जे पर था, लेकिन अब 3रे दर्जे पर आ गया। और वो जिन साहब से आप लड़ रहे हैं वो तो अब पाकिस्तानी नहीं आ रहे हैं। वो वैसे इनको शर्जील कहते हैं, सही लफ्ज़ है शुरहबील। शर्जील कोई लफ्ज़ ही नहीं है, शर्जील बिगड़ गया है ये लफ्ज़। एक सहाबी रसूल का नाम था शुरहबील, जो कि शर्जील अब हो गया है। वैसे ये शुराबील ही नाम है, लेकिन ज़ाहिर है कि शर्जील ही बिगड़ कर कहा जाता है। और इनके साथ जो गुलाबी शर्ट में एक साहब बैठे हैं वो आजकल बहुत बोलते हैं, उनका नाम ख्वाजा इज़हारुल हसन है, लेकिन उस वक्त वो खामोश बैठे थे। तो मैं आबिद शेर अली साहब से कहना चाहूँगा
कि आप अब थोड़ी सी और मज़ीद दोबारा से ताकत अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि अब दानियाल अजीज़ साहब ने आपका मनसब संभाल लिया है। और क्या गुफ्तगू करते हैं साहब, वो कमाल गुफ्तगू करते हैं। आप तो यहाँ 2 टके के लफ्ज़ जो कि नहीं इस्तेमाल करने चाहिए वो आप कर रहे हैं, उसी से भी बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं। आज भी बड़ा झगड़ा चलता रहा और आज ये तक कहा जनाब एक साहब ने, जिनमें से मैंने 3 का नाम लिया, कि ये फटीचर किस्म के सियासतदान नहीं आने चाहिए उनको टेलीविज़न पर। ये फटीचर लफ्ज़ आजकल बड़ा मशहूर हो गया है और उससे कहीं ज़्यादा जो चीज़ें अहम थी वो गैर अहम हो चुकी हैं और गैर अहम चीज़ें हमारे लिए अहम बनती चली जा रही हैं। चलिए खैर, अब तो सीक्रेट चैट आ गई है और सीक्रेट चैट अब आप किया करें, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है, वाइबर यूज़ करना है। वाइबर जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी सीक्रेट चैट 5 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 दिन बाद उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। आप इस तरह की कोई भी बात अगर लिख कर करना चाहें आबिद शेर अली साहब, आप लिख कर लीजिएगा, लेकिन सीक्रेट चैट भी कीजिएगा, थोड़ी देर बाद वो उड़ जाएगी। फिर आप कह सकते हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मेरा तो ये मकसद ही नहीं था कहने के लिए, जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा मेरा तो ये मतलब था ही नहीं। आइए आपको दिखाते हैं राज फाश। सार्फिन को CIA की जासूसी से बचाने के लिए वाइबर ने नया फीचर सीक्रेट चैट्स मुतारिफ करा दिया। सोशल मीडिया की दुनिया ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है। व्हाट्सएप की सबसे बड़ी हरीफ समझी जाने वाली सोशल ऐप वाइबर ने एक खुसूसी फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसका मकसद आपके पैगामात को CIA की जासूसी से बचाना है। चंद रोज कबल विकीलीक्स की जानिब से इस इंकशाफ के बाद वाइबर के नए फीचर की अहमियत मजीद बढ़ गई है, जिसमें विकीलीक्स ने दावा किया था कि CIA स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स और दीगर मवासलाती आलात के जरिए लोगों की जासूसी करती है और उनके पैगामात गैर महफूज होकर रह गए। अपने सार्फिन को ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वाइबर में सीक्रेट चैट्स के नाम से मंजर आम पर आने वाले इस नए फीचर के तहत एक मखसूस वक्त के बाद तमाम पैगामात खुदकार तरीके से खत्म हो जाएंगे। दुनिया में वाइबर इस्तेमाल करने वालों की तादाद 80 करोड़ से जायद है और पाकिस्तान में भी इसे काफी इस्तेमाल किया जाता है। और अब सार्फिन के लिए इस ऐप में 2 फीचर मुतारिफ करा दिए गए हैं, जो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और मैसेंजर में खुदकार तौर पर डिलीट होने वाले पैगामात की सूरत में मौजूद है। इससे कबल रवां साल के आगाज में वाइबर में सीक्रेट मैसेंजर नामी फीचर को मुतारिफ कराया गया था, जिसमें कुछ वक्त के बाद इनफिरादी पैगामात खुदकार तौर पर खत्म हो जाते थे, मगर सीक्रेट चैट्स में सारिफ के पैगामात को किसी और जगह फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा, जबकि iOS में इसका स्क्रीनशॉट लेने पर मुत्तला भी किया जाएगा और एंड्रॉइड में स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकेगा। तो सीक्रेट चैट मुतारिफ हो गई है। आप अपने प्लॉटों की तफसीलात और अपने जो भी बेनामी फ्लैट्स हैं वो भी आप बता सकते हैं 5 सेकंड के वक्फे के ज़रिए, और अगर कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि उसने ले लिया है। लेकिन अगर आप मालूमात देना चाहते हैं तो आप वाइबर आपको ज्वाइन करना होगा और जितनी सीक्रेट मालूमात हैं वो आप उस पर दे सकते हैं। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जिसका नाम है ऐसे नहीं चलेगा। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।